नमस्ते साथियों, आइए आज के इस वीडियो में इस कालखंड में जैसा कि आज का विषय है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा क्या है, इस बारे में जानते हैं। हम सभी को ज्ञात है भाषा व्यक्तियों के भाव या विचारों को दूसरों पर प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम है। भाषा मौखिक रूप में हमारे मुंह से उच्चारित होती है। इसके अलावा मनुष्य अपने भावों विचारों को हिंदी की विभिन्न विधाओं के माध्यम से उनको रचना के रूप में संचित रखता है। हम स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बारे में जानने से पहले स्रोत और लक्ष्य शब्द का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। जैसा कि हम स्रोत की बात करें तो ऐसा साधन या माध्यम जिससे हमको कोई जानकारी या ज्ञान प्राप्त हो, वह स्रोत कहलाता है। लक्ष्य की हम बात करें तो हमारा एक ऐसा उद्देश्य या ऐसी कोई बात या जानकारी जिसको प्राप्त करना हमारा क्या हो, उद्देश्य हो, क्या कहलाता है, लक्ष्य। अब हम भाषा के संदर्भ में बात करें कि लक्ष्य भाषा या स्रोत भाषा क्या है, तो सबसे पहले हम स्रोत की हम बात करेंगे। तो पूर्व में जैसे कि हमने चर्चा की कि कोई भी व्यक्ति अर्थात कोई रचनाकार अपने भावों को विचारों को चाहे कविता के रूप में हो चाहे गद्य के रूप में हो, उसको एक रचना के रूप में संचित रखता है। और एक रचनाकार जिस भी भाषा में अपने भावों विचारों को लिख कर रखता है या लिखता है, उसकी रचना करता है, तो वह जो भाषा है वह उस रचना की मौलिक भाषा होगी, मूल भाषा होगी। तो उस रचना की जो मूल भाषा है अर्थात एक रचनाकार ने जिस भाषा में रचना की है वह भाषा स्रोत भाषा होगी। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाएं संस्कृत में लिखी हैं, ठीक है, अर्थात जो भी उन्होंने नाटक रचे हैं वो संस्कृत में है। अब संस्कृत तो सभी व्यक्तियों को आती नहीं है, तो उनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए या उनके द्वारा रचित जो भी ग्रंथ है उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए या प्रचार प्रसार करने के लिए उनका अनुवाद किया गया है, ठीक है। चाहे हम हिंदी की बात करें या अन्य भाषाओं की बात करें तो उनमें संस्कृत से अनुवाद किया गया है। तो यहाँ पर कालिदास जी के द्वारा जो रचनाएं रची गई हैं, जो लिखी गई हैं, संस्कृत में लिखी गई हैं, तो यहाँ पर संस्कृत क्या होगी, स्रोत भाषा होगी। क्या होगी, स्रोत भाषा, क्योंकि संस्कृत में उन्होंने रचना किया है। अब ये होगी स्रोत भाषा। इसके बाद जैसा कि हमने चर्चा की कि जो जानकारी या ज्ञान है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए या सरल तरीके से समझने के लिए उसको अनुवाद करने की आवश्यकता होती है। अब संस्कृत के जो ग्रंथ हैं कहना चाहिए या जो रचनाएं हैं उनको यदि हिंदी में अनुवाद किया गया है तो जो हिंदी भाषी लोग हैं वो हिंदी में समझेंगे कालिदास जी के द्वारा रचित रचनाओं को। तो यहाँ पर संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया गया है, तो जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उस भाषा को लक्ष्य भाषा कहा जाता है। अब देखिएगा, संस्कृत से अन्य भाषाएं जैसे अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया, मान लिया जाए, ठीक है, उर्दू में अनुवाद कर दिया गया या अरबी फारसी में अनुवाद कर दिया गया या अन्य किसी भी भाषा में अनुवाद किया गया, तो जिन जिन भाषाओं में अनुवाद किया गया है वे सारी भाषाएं लक्ष्य भाषाएं होंगी। जबकि संस्कृत में जो मूल रचना संस्कृत में हुई है तो संस्कृत क्या होगी, यहाँ पर स्रोत भाषा होगी। ऐसा नहीं कि संस्कृत सदैव ही स्रोत भाषा होगी, हो सकता है कि किसी रचनाकार ने हिंदी भाषा में कोई रचना रची हो और अन्य लोगों के द्वारा या अन्य रचनाकारों के द्वारा उसका अनुवाद संस्कृत में कर लिया गया हो, तब जो मूल रचना हिंदी में थी तब हिंदी क्या होगी, वो होगी स्रोत भाषा, और संस्कृत में अनुवाद किया गया है तो वो हो जाएगी लक्ष्य भाषा। तो सीधा सा अर्थ है कि जिस भाषा में मूल रूप से कोई रचना होती है, कोई ज्ञान रचित होता है, ठीक है, तो वो स्रोत भाषा होती है। जब उस भाषा से अन्य भाषा में सरल तरीके से समझने के लिए या उस ज्ञान को, जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनुवाद किया जाता है तब हम उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। यदि कोई रचना अंग्रेजी में रची गई है, ठीक है, और अंग्रेजी से किसी ने हिंदी में अनुवाद किया, तो
अंग्रेजी स्रोत भाषा होगी और अनुवाद हिंदी में किए तो हिंदी क्या हो जाएगी, लक्ष्य भाषा हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण ले लें हम यहां पर कि कालिदास इज अ ग्रेट पोएट, एक कथन है, एक वाक्य है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये मूल रूप से मानव लिखा हुआ है। अब इसका हिंदी में अगर अनुवाद किया जाए तो क्या हो जाएगा, कालिदास एक महान कवि हैं, ये हो जाएगा। तो ये हिंदी में हमने अनुवाद कर दिया और इन दोनों का भाव एक समान है, भाव में कोई अंतर नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, यहां देखें तो जो मूल रूप से जो कुछ बात या जो जानकारी लिखी जिस भाषा में लिखी गई है वो स्रोत भाषा होगी और जिसमें अनुवाद किया गया है वो क्या होगी, लक्ष्य भाषा होगी। अब हम बात करते हैं स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की आवश्यकता या इसकी उपयोगिता क्या है। देखिएगा, हमारा संसार बहुत बड़ा है और विभिन्न क्षेत्रों में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो उन्हीं भाषाओं में रचनाकारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा ज्ञान को विभिन्न विधाओं के माध्यम से संचित किया जाता है। फिर उस ज्ञान को पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने के लिए या सरल तरीके से समझने के लिए अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर उपयोगिता क्या हुई भाई, हमको स्रोत भाषा की भी आवश्यकता है और हमको लक्ष्य भाषा की भी आवश्यकता है। तो यहां पर देखिएगा, हम अगर अनुवाद की बात करें तो अनुवाद करने के लिए या स्रोत और लक्ष्य भाषा की हम बात करें तो उसमें दो भाषाओं की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है। एक तो वह भाषा जिसमें मूल रूप से कोई रचना रची गई हो, लिखी गई हो, और दूसरी बात जिस भाषा में हम अनुवाद करना चाहें। ठीक है, तो यहां पर एक बात और आती है कि स्रोत भाषा एक होगी किंतु जो लक्ष्य भाषाएं हैं जो हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो साथियों आप आसानी से समझ गए होंगे कि स्रोत भाषा क्या है और लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं। आशा करता हूं जानकारी काफी उपयोगी लगी होगी। यदि आप इस जानकारी को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके स्रोत और लक्ष्य भाषा के बारे में सारी जानकारी को आप पढ़ भी सकते हैं। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।